हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम करेंगे सीटेट 2019 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट। सीटेट 2019 पेपर फर्स्ट दिसंबर में हुआ था। इसको हम कंप्लीट सोल्व करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के पार्ट की, और इसके बाद मैं आपको मैथमेटिक्स के अलग जो पेपर्स हैं, सीटेट का पेपर सेकंड हो गया, या मान लो आपके पास जुलाई 2019 के पेपर या 2018 के पेपर, वो हम सीक्वेंस में सभी पेपर सोल्व करेंगे। तो आज हमने स्टार्ट किया है सीटेट दिसंबर 2019 पेपर फर्स्ट के अंदर जो मैथ के क्वेश्चंस आए थे वो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास क्या है? कहते 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को 9 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अब सुन, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव से करोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा? पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? एक तो न्यूनतम संख्या बतानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, समान संख्या में पेन खरीदने हैं, ठीक है। और ए प्रकार का जो पैकेट है उसमें 24 आपके पास, और बी प्रकार में 12, सी प्रकार में 24 के पैकेट में उपलब्ध है। मीन्स एक पैकेट में उसके पास 10 पेन है, इस तरीके से है। अब मान लो ए टाइप के पहले ऑप्शन से देखो, अगर मान लो वो 10 लेता है तो इसके 10 पैकेट 10 पेन के हिसाब से 100 पेन हो गए, 12 पेन के हिसाब से 12 144 हो गया। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो गया? गलत हो गया मेरा। यहाँ देखिए, अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो 50, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 144। तो ये भी आंसर गलत हो गया मेरा। कि एक पैकेट में आपके पास 10 पेन है तो 10 पैकेट में 100 पेन हो जाएंगे। ऐसी 5 पैकेट में 12 के हिसाब से 60 पेन हो गए। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और पहला भी गलत है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं अपने। तो ए में 12, तो यहाँ 12 10 पैकेट लिए तो 10 × 12 120 हो गया। 12 पैकेट 10 पेन के हिसाब से 120 हो गए, और 24 पैकेट 5 के हिसाब से 120 हो गए। तो इन तीनों के अंदर पेनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि हमने एक वर्ग बनाया जिसकी भुजा आपके पास है 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन ने क्या कहा? इसे काट कर 4 बराबर भागों में विभाजित किया। 4 बराबर भाग हमने विभाजित कर दिए। अब 4 सेंटीमीटर अगर इसकी भुजा है तो ये वाली जो साइड हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी। क्लियर? तो 4 सेंटीमीटर भुजा था, अगर आप काटोगे बराबर भाग में तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी। कहते हैं प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये ध्यान देना, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है भुजा की स्क्वायर साइड स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है। अब छोटे जो वर्ग है उसकी साइड है 2, तो 2 की स्क्वायर आंसर क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एक ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो वो यहाँ पे इंग्लिश में भी चेक कर सकता है स्टेटमेंट्स, ठीक है। कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम स्टेप बाय स्टेप कथन पढ़ते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं बिल्कुल गलत है। 2 आप सभी को पता है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसने ये पूछा था सही नहीं है, ये जरूर ध्यान देना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। मुझे आगे के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो 34 में क्या है? वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, मीन्स 1 और 10 भी दोनों इंक्लूडेड है, सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। अब सुन, ऐसे जो क्वेश्चन है आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, आप सिंपल ऑप्शंस देखो। आपको एक तो पता होना चाहिए 3 की डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो ध्यान होना चाहिए, और 9 के डिविजिबिलिटी के रूल ध्यान होने चाहिए, ठीक है। मीन्स सभी संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल होगा तो ही वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, है ना। अब जैसे 1 0 अगर सम करोगे तो 1 3 से डिविजिबल नहीं है।
100, अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया तो 1 आंसर आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। इन तीनों को ऐड करो, 6 और 4 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो जब तीनों ही ऑप्शन मेरे कट गए तो एक ही ऑप्शन रह गया जो मेरा सही हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया? 4th। 2 और 5 7 और 2 9, तो 9 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये ही आपका आंसर रहेगा क्योंकि ऊपर वाले 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं। तो 34th का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25। अब देखो यहाँ ये मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी आपको। कहते हैं 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के हैं। मान लिया 5 रुपये के x सिक्के हैं और 10 रुपये के y सिक्के हैं, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी है? 25। अब मैंने x सिक्के और y सिक्के लिए तो मेरे पास x प्लस y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 25 आनी चाहिए, पहली इक्वेशन। और कहता है कुल धन जो है वो 160 रुपये का है, कुल धन 160 रुपये। अब 5 रुपये के अगर x सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 5x। और 10 रुपये के अगर y सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट 10y। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल धन या कुल रुपये उसके पास कितने हैं? 160 रुपये, ये आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए इक्वेशन, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो ये 5 से डिविजिबल हो रही है पूरी की पूरी, या आप तो चाहो ऑप्शन से चेक कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि मोस्टली सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, एक ऑप्शन सही होगा इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन हर एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, x प्लस वाई 25, तो 18 7 25 10 15 25, ये 25 और ये भी 25, तो ये इक्वेशन तो आपकी हर एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ अगर आप 5 से डिविजिबल करते हो तो देखो इस इक्वेशन को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2y इक्वल टू, जब आप यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 32 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32 आ गया। अब देखो अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करता हूँ यहाँ पे तो x की वैल्यू 18, ठीक है, और y की वैल्यू 7, तो 7 × 2 14, और 18 और 14 अगर आप प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। तो बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन मैच हो गया। अगर ये मैच नहीं होता फिर हम सेकंड पे जाते, वो मैच नहीं होता तो हम थर्ड पे जाते। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व कर लो तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 सिंपल क्वेश्चन आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन था, ठीक है। आपका मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैथ्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है आपको मैं वो बता दूं, ठीक है। तो देखिए आपके पास 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो आप, तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ठीक है। 17 को 3 से किया 51 और एक कैरी था 52, तो 52.5 हो गया। माइनस 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3, माइनस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5 15, 1 कैरी, तो 12 × 2 36 एंड 37, ये आपके पास। अब इसको ऐड करके और सोल्व कर लीजिए आप। दो बोडो मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होना चाहिए था तो मैंने ये डिवाइड कर ही दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई होना चाहिए था, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में प्लस माइनस था इसलिए हम इसको एक अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब देखो माइनस माइनस वैल्यूज ऐड हो जाएगी तो 52.5 माइनस 37 और 3 40.5, और इसको माइनस करोगे तो 0.5 से 0.5 कैंसिल, 0 हो गया। 52 में से 40 माइनस करोगे तो 12, तो 12.0 आपका आंसर क्या आ गया? 12, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। देखो ध्यान से, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। मीन्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीम जो है वो 1/6 है, ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे का मतलब 1/2 भाग हो गया, तो वृक्ष जो है अशोक, अशोक वाले को हम 1/2 लिख देते हैं। शेष आपके पास क्या है? यूकलिप्टस के हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 37 है तो शेष यूकलिप्टस के हैं, तो इनके बाद जो भी बचेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो हम इसको एक बार मेंशन कुछ भी नहीं करते। आप देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो अब नीम के वृक्ष कितने हैं? 5 आपको दे दिए, लेकिन नीम के वृक्ष थे कितने? 1/6, तो मैंने मान लिया कि टोटल जो वृक्ष हैं वो है आपके पास x, टोटल कितने हैं? x, x का 1/6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का 1/6 कितने हैं? नीम के वृक्ष, और नीम के वृक्ष यहाँ पे आपको कितने दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं, तो 5। जब इसे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई?
6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, तो टोटल वृक्ष कितने हो गए स्टूडेंट? 30 हो गए। टोटल वृक्ष कितने हो गए? 30। इस 30 में से अशोक के कितने हैं? अशोक के हैं 15, क्योंकि आधे हैं ना, 1/2, 15 अशोक के हैं। और नीम के वृक्ष आपको 5 दे रखे हैं, नीम के वृक्ष आपको 5 दे रखे हैं, तो 15 और 5 कितने हो गए? 20। अशोक के और नीम के मिला के कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे पूछा था यूकलिप्टस के कितने हैं, तो यूकलिप्टस के रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास? टोटल 30 हैं, तो 30 माइनस 20 कर दो, आंसर क्या आ गया? 10। तो 10 आपका ऑप्शन हो गया 37 का, ऑप्शन नंबर सेकंड 10। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है। 16:30 मिलते कि शाम के 4:30 बजे, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त, ध्यान से देखना सुन, 29 अगस्त को रवाना होती है और 31 अगस्त पर पहुंचती है। ठीक है। 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है? तो कुल, अब देखो 29 अगस्त हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। तो हमारे पास 3 डेट आ रही है यहाँ पे, 29 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त। 29 अगस्त को कितने बजे रवाना हुई? 16:30, तो 16:30, तो 4:30 बजे। अब 30 अगस्त की बात करें तो 16:30 पर 24 घंटे तो यहाँ हो गए इसके, 24 घंटे। ठीक है जी। 31 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अब देखिए 16:30 तो ज़्यादा हो गया इससे, तो हम 12 की बात कर लेते हैं कि 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? यहाँ पे आपके पास 12 कब बजेंगे? जब 24 होंगे। ठीक है। तो ये 16 और आपके पास हो गए 24 को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम 24 लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। रात के 12 बजे मतलब कि 24। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 16 और 8 24 होते हैं, लेकिन ये 30 है, तो यहाँ आपके पास हो गए 7.5 घंटे, 7.5 घंटे ये हो गए। अब ये बज गए जी 31 अगस्त की रात के 12 बज गए, लेकिन कितने बजे पहुंची? 8:45 पे, तो 8 घंटे 45 मिनट ये वाले और इंक्लूड हो गए 31 अगस्त के सुबह वाले, तो 8:45 ये और ऐड कर दीजिए आप इसमें। अब इन सबको ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे इन सबको तो देखिए 5, 4 और 3 7, ये आपके पास 8 और 5 7 15, 15 और 4 19, 1 कैरी और 3 39। लेकिन आपको पता है 60 मिनट के बाद, 60 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं, है ना? तो यहाँ से जो 60 मिनट है वो यहाँ जाके 1 घंटे में बदल गए, तो वो 40 हो गए। रिमेनिंग कितने रह गए? 15 मिनट। तो 40 घंटे 15 मिनट आपका आंसर आ गया, 40 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन था टाइमिंग कैलकुलेशन करने का। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में क्या कहते हैं? निम्न में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? घटते क्रम, घटता क्रम होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स आपके पास पहले सबसे बड़ी, फिर सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से करनी है। अब देखो स्टूडेंट, घटते क्रम को समझने से पहले इसमें 1-2 यूनिट्स हैं, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, एक तो इसमें दे रखा है DM, एक दे रखा है CM और एक दे रखा है MM। 3 अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं, DM, CM एंड MM। ठीक है, 3 यूनिट दे रखे, तो आपको इन तीनों यूनिट्स का पता होना चाहिए। तो DM हम बोलते हैं डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर होता है 100 mm, 100 mm का मतलब मिलीमीटर। और 1 सेंटीमीटर CM होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब मैं मेरी जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना? कि 1 डेसीमीटर होता है 100 मिलीमीटर और 1 CM होता है 10 मिलीमीटर, ये होता है मेरे पास। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ 39 की, तो फर्स्ट ऑप्शन है 8500, मतलब मेरे को सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू चाहिए क्योंकि घटते क्रम में चाहिए। तो 8500 mm 8500 मिलीमीटर, फिर 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलीमीटर में बदल जाएगा। मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया इसको जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 8000, और ये 8 है तो प्लस का 8, तो 8008 हो गया, 8008 हो गया। ये 80 DM है और 8 सेंटीमीटर है, तो 80 DM। DM को आप 100 से मल्टीप्लाई कराओ तो 8000,
और 8 यहाँ पे ऐड करने हैं तो प्लस के 8, सॉरी ये CM है, CM को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 ये हो गया, है ना, 80 हो गया, तो 8080 हो गया। अब यहाँ देखो 8008 छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू बाद में आ रही है, तो पहला ऑप्शन तो मेरा हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 80 DM। अब मैं इस पूरे यूनिट को एक साथ लिख रहा हूँ, सुन ध्यान से देखना कैसे। 80 DM, DM का मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 8000। 8 CM, CM का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 80, ये 8000 ये 80, तो 8080। ठीक है, ये फिर आपको दे रखा है 8500, यहाँ क्या दे रखा है 8500 दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 8M, 8M का मतलब 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, और 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट। ठीक है, तो 8 का मतलब हो गया 8000। अभी तक तो लगातार देखो घटते क्रम में चल रही है, 8080 8500 फिर 8000। अब लास्ट देखते हैं, सेंटीमीटर का मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8000 हो गया, और 8 मिलीमीटर तो है ही, तो 8008, 8008। तो ये देखो ये डिजिट इससे बड़ी आ गई, 8008 इससे बड़ी आ गई, तो सेकंड ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 8M। 8M का मतलब 8000, इसका मतलब क्या हो गया 8000, कोमा। नेक्स्ट 80 DM 8 सेंटीमीटर। अब देखो सुन यहाँ पे 80 DM, DM का मतलब 100 से मल्टीप्लाई 8000 ये हो गया, और 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब 10 से मल्टीप्लाई 80 ये हो गया, तो 8080, 8080। पहली डिजिट 8000 थी, दूसरी 8080 थी, तो बड़ी वैल्यू आ गई, तो मेरा आंसर थर्ड भी ऑप्शन गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही बचेगा बच्चे, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इसे सोल्व आप अपने आप भी कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि DM को CM में कैसे बदलना है, या DM को MM में और CM को MM में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं अपने। एक 180 सेंटीमीटर लंबाई तार का एक आयत का रूप दे दिया। आपने 180 सेंटीमीटर की लंबाई है, उसको एक आयत का रूप दे दिया। ठीक है, आयत की चौड़ाई दे दी 30 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई बतानी है। अब आपको पता है आप एक तार से आयत बना रहे हो, तो इसका परिमाप आपको गिवन है, आपको परिमाप पैरामीटर गिवन है, परिमाप, हाँ जी, कितना 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 180 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब परिमाप होता क्या, पैरामीटर होता क्या, 2L+B होता है, इक्वल टू 180। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 90, और आपको चौड़ाई गिवन है 30, तो L+30 इक्वल टू 90। 90 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 90 माइनस 30 किया, आंसर आ गया 60। 60 ऑप्शन नंबर सेकंड, 40 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद के जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, नो डाउट आपके थोड़ा से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, या मैं कह दूं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। देखिए भी, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ठीक है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। साइकोलॉजी को आप 5-7 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक किस तरीके से आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट थर्ड, ए और बी। अब ए में क्या कहता है, त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, और बी में कहता है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ये आपके पास गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि प्रतिचित्रण होता है स्टूडेंट मैपिंग। मैपिंग किस तरीके से बताई जाएगी कि आपको अगर 3D के बारे में समझाना हो या कुछ स्पेशल थिंकिंग के बारे में समझाना हो, तो त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना और एक अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिचित्रण का परिचय देते हैं या मैपिंग को समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। हाँ जी, 43 में देखिए,
एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात करते हैं अपने, है ना, प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, तो हम अनुपात उनको नहीं सिखाते हैं स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुपात। पैटर्न उनको बताते हैं, सममित सिमेट्रिक के बारे में बता देते हैं, ठीक है, टाइलिंग के बारे में भी बता ही देते हैं थोड़ा बहुत, बट अनुपात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते, तो उनका जो पाठ्यक्रम है अनुपात इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं हम 44 की। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्न में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन BOD, मीन्स ग्राफ पेपर, और डी का मतलब टाइल। तो ग्राफ पेपर और टाइल्स का यूज कर सकता है, विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, तो वो कैसे बता सकते हैं हम? ग्राफ पेपर से और टाइल से। तागा तो मतलब ही नहीं है स्टूडेंट ऑप्शन आ जाए, क्योंकि इसने दो आयत बोले हैं और तागे की शेप आयत वाली नहीं होती है ना, तो ग्राफ पेपर से और आप टाइल का यूज कर सकते हो। 44 का आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं अपने। तो 45 में देखिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? देखो लिंक तो मतलब ही नहीं, ऑप्शन आ जाए, ठीक है, गणित का स्वरूप भी ऑप्शन नहीं है, व्यक्ति के साथ भाविक क्षमता भी नहीं हो सकती, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ये उपलब्धि कम करती है, मीन्स हमारा माहौल गणित को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे उपलब्धि को या गणित की उपलब्धि को कम किया जा सकता है उससे, तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह समझाने के लिए 1/4 और 1/3 से छोटा है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्न में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन है कागज की पट्टियों का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, इसका सही आंसर है 46 का। कागज की पट्टियों का प्रयोग करके आप बता सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं 47 की। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? क्या है क्वेश्चन, क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का कौन सा महत्वपूर्ण है? तो देखो जब भी हम गणित पढ़ाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाएं कि वो अपना आंसर दे, अपने विचारों को रख सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, संकल्पनाओं की संरचना करें, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्या कहता है, निम्न में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? देखो ये जरूर ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है नहीं माना जा सकता, संरचनात्मक या आपके पास रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो ये इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट 3। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, मतलब प्राथमिक स्तर पर परीक्षाओं का उपयोग नहीं किया जाता, विषय परक परीक्षाओं का प्रयोग नहीं किया जाता आकलन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? कौन से कथन की सहमति संरचनात्मक दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप तुलना करते हो किसी भी चीज़ की, तो वो होता है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, इसका सही आंसर है। मैं गलत आंसर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार गलत आंसर सुनने से हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो और सीधा सही ऑप्शंस पे जाओ और चेक करो कि वो सही ऑप्शन क्यों है, उसे समझने की कोशिश करो आप। तो यहाँ पे क्या था कि संरचनावादी या संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है सहमति, तो वह मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो त्रिविमीय क्रियाकलाप आपके पास है। त्रिविमीय क्रियाकलाप मतलब कि प्रैक्टिकली की अगर बात करें तो
ऑप्शन नंबर 1, बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना, ये प्रैक्टिकली वर्क के अंदर आ जाएगा या 3V में समझ को विकसित करने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना, नहीं वर्ड। तो क्या सही नहीं है गणित के अधिगम के लिए? जब हम गणित को याद करते हैं, गणित को लर्न करते हैं, गणित की लर्निंग के लिए, है ना, तो 51 का सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कुछ नहीं होता सुन, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी स्वाभाविक नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखना, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये गलत ऑप्शन हो गया। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में देखिए, निम्न शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। निम्न शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है? शाब्दिक समस्या मतलब ये क्या कर रहा है? तुलना ही तो कर रहा है। तो मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। 2 अधिक है, अधिक है तो किसकी तुलना कर रहा है? जमा की, तुलनात्मक जमा, ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पे आ जाता 2 कम है तो तुलनात्मक घटा बोल सकते थे उसको, ठीक है। तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा फिलहाल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 53 की। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अगेन ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, जब भी हम पेपर करते हैं जल्दबाजी में नहीं वर्ड को भूल जाते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 53 का 3 ऑप्शन। आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली में आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो 54 का ऑप्शन है 3 कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए, ज्यामिति अध्यापन मीन्स ज्योमेट्री के बारे में अगर आप बता रहे हो तो उनको अवसर दिए जाएं ताकि वो अंतर्दृष्टि को या अंतर्दृष्टि समझ को विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है? गणितीय तर्कना का सूचक क्या है 55 में? तो दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता गणितीय तर्कना का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अगेन कुछ कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्न है, ये इनके कुछ मूल्य दे रखे हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में। देखिए कहता है संजय ने आधा किलो टमाटर, ठीक है, और लास्ट में क्या दे दिया कि इतने खरीदे, उसने बिल कलर को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, उससे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो बिल की बात करें तो आधा किलो टमाटर लिया तो टमाटर ले रहा 1 किलो के 40 रुपये हैं, आधा किलो लिया उसने तो 20 रुपये हो गए। 1 किलो आलू लिए, आलू 1 किलो, 2 किलो के 25 रुपये हैं, 1 किलो के इसका आधा कर दो 12.5 हो गए। आधा किलो गाजर ली, अब 250 ग्राम गाजर, आधा किलो मतलब 500 ग्राम, तो इसका डबल हो गया 40 रुपये हो गए। 250 ग्राम मिर्च ये रहा, अब मिर्च 100 ग्राम है, अब देखो 100 और ये 250 ग्राम मतलब कि 2.5 गुना हो गया। जब 10 का 2.5 गुना करोगे तो 2.5 इंटू 10 करोगे तो 25 रुपये हो गए। 6 नींबू, अब 4 नग है 10 रुपये के, तो 6 नींबू कितने के होंगे? अब देखो 4 और 2 6 मतलब कि इसका 1.5 गुना हो गया, तो इसको 1.5 गुना करोगे तो 15 रुपये हो गए। तो ये इसने खरीदे हैं। अब इसकी टोटल अमाउंट चेक कर लो कितनी है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट है 0.5, 5 10 और 2 12, 2 और 1 3 4 4 8 8 9 10 और 1 11, 112 रुपये 50 पैसे। 200 रुपये का नोट दिया उसने, तो 200 में से माइनस कर देंगे अपने 112 रुपये 50 पैसे। पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं अपने, ठीक है। अब पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 87.5। जब आप इसे माइनस कर दोगे तो 87.5, 87 रुपीज़ 50 पैसे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपल से कैलकुलेशन थी, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे 57।
57 देखो, अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन से करो। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, चारों ऑप्शन में 2-2 अंक दे रखे हैं। नेक्स्ट, दहाई के स्थान पर अंक। अब आपको पता है 2 अंक ये, तो ये दहाई का होता है और ये इकाई का होता है। फर्स्ट वाला इकाई का अंक, सेकेंड वाला दहाई का अंक, मीन्स सैकड़ा या 100 बोलते हैं इसको। दहाई के अंक पर, सॉरी 100 नहीं, टेंस बोलते हैं, सॉरी टेंस बोलते हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटा 3 और 4 दोनों का एक साथ गुणज है, तो 3 और 4 कैलसियम 12, तो सिंपल सी बात है आपके पास अंकों का योग 12 का गुणज होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 5 और 7 12 बिल्कुल है, 3 2 6 नहीं है, 5 3 8 नहीं है, 3 और 1 4 नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, एक, बिल्कुल आसान था। क्या किया हमने, अंकों का योग, तो 7 और 5 12, अंकों का योग 12, 3 2 5, 5 3 8, 3 और 1 4, ये अंकों का योग हो गया। तो 3 और 4 का गुणज, तो ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई। पार्किंग दर मतलब कि किस तरीके, अगर आप कार पार्क कितने घंटे करते हो तो किस हिसाब से चार्ज लगेगा, ये कंप्लीट उसका विवरण दे दिया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहता है राजीव ने अपनी कार 7 AM, कब 7 AM पर पार्क किया, उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM 4:30 PM पर आया। अब देखो आपको पता है कि 7 बजे पार्क किया, 12 बजे आपका AM से PM में कन्वर्ट हो गया, तो 7 और 5 12, तो ये हो गए 5 घंटे, और 12 बजे के बाद 4:30 बजे लेने गया तो 4.5 घंटे ये हो गए, तो कितने हो गए 5 और 4.5, 9.5 घंटे उसकी जो कार है वो पार्क रही, 9.5 घंटे उसकी कार पार्क रही थी। अब 9.5 घंटे में उसने किस हिसाब से लगाया है वो देखते हैं अपने। तो 58 नंबर क्वेश्चन का कहते हैं 2 घंटे तक इतने रुपए, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक भी नहीं है, 5 घंटे के बाद भी नहीं है, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे, ये लाइन हमारी काम की है, क्योंकि हमने दी 9.5 घंटे पार्किंग, तो 8 और 12 के बीच में आता है 9.5, तो कितने रुपए पे करेगा भाई, 150 रुपये पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 58 का ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी। आरोही क्रम क्या होता है स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटी फिर बड़ी उस तरीके से, ठीक है। तो अब सबसे छोटी, अब देखो सभी वैल्यू 7 से स्टार्ट हो रही है, ये देखो ये 7 से स्टार्ट नहीं हो रही, तो सबसे पहले कौन सी आई 0.77, ये 1 नंबर पे आ गई, ठीक है जी। अब देखिए बाकी सभी के सभी, अब ये 7 है, 07 70 707 007, तो अब 0 मेरे को पता है पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा 0 बढ़ती जाएंगी उतनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है, उतनी वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी। तो ये 2 0 है यहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर पे आएगी। यहाँ पे 7 आ रहा है सीधा ही, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 0 आ रहा है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगी, ठीक है सुन इन दोनों की। लेकिन हमसे पूछा गया तृतीय स्थान पूछा, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो तृतीय स्थान पर क्या आ गया 7.07 मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन राइट हो गया 59 का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 5 अंकों की संख्या ने, अब देखो सुन 5 अंकों की संख्या, अच्छा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, कहता है 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8। अब किसी को हिंदी में नहीं पता दहाई का ही, तो वो यहाँ से समझ लेना सुन, दहाई का अंक मीन्स टेंस प्लेस, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हिंदी में ये बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनिट। आपके पास ये टेंस हो गया, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, 1000 10,000, ठीक है, और ये यूनिट प्लेस होता है फर्स्ट। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा इसमें, दाई के स्थान का अंक 8 है, दाई के स्थान का अंक 8, तो इकाई दाई, तो यहाँ पर 8 आ गया एक, तो ये उसके बाद ये हो गया आपका यहाँ तक, इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 1/4, 1/4 मीन्स 1/4, तो इसका 1/4 करोगे तो 2 हो गया। 1000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, इसकी बात कर रहा है भाई,
1000 के स्थान का अंक 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। आप चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो, सुन, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए अपने। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, इकाई का अंक 2, 100वां स्थान मतलब ये, इसका दुगुना तो यहाँ पे आएगा 4। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना, इकाई का अंक 2, 10,000वां ये, इसका 3 गुना कर रहे हैं तो 6। ये संख्या बनेगी बिल्कुल सिंपल। तो 60482 60 एक ही ऑप्शन में था, फोर्थ ऑप्शन, तो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे CTET जो दिसंबर में हुआ था, और 2019 का पेपर था फर्स्ट, दिसंबर 2019 फर्स्ट पेपर था CTET का, जिसके मैंने आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।